नमस्कार। आज देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा है। इस संदर्भ में संसद भवन के प्रांगण में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां बाबा साहब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बहुत से विशिष्ट जनों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हम इस आयोजन से जुड़ी हर तस्वीर संसद टीवी पर आपसे साझा करेंगे। इसके साथ ही संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहब को याद किया जाएगा और भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इस आयोजन के भी हम साक्षी बनेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को केंद्र में रखकर उनके जीवन को जानने समझने की भी कोशिश करेंगे। दो विशेषज्ञों के माध्यम से हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव, प्रो वाइस चांसलर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है। साथ ही देश रत्न निगम अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। देश रत्न जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे कहा जाए कि उनके सभी आयामों में से एक विशेष आयाम को चुनना है उनके व्यक्तित्व में से, तो देश रत्न जी आप क्या चुनेंगे? देखिए, अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो मैं समझता हूँ जो महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बात करी उस वक्त, और ये कहा किसी समाज की उन्नति, विकास और स्तर देखना है तो उस समाज में महिलाओं का विकास, उन्नति, स्तर देखेंगे। अगर वो अच्छा है तो समाज का स्तर उन्नत है और विकास से ओतप्रोत। तो ये उनका एक बहुत, उस वक्त जबकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करी, और दूसरा मैं समझता हूँ छुआछूत के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी, जिसके कारण से अनटचेबिलिटी खत्म हुई, अबॉलिश हुई। तो ये दो मेरे ख्याल से सबसे पहला मैं महिला सशक्तिकरण मानता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में उनको, आपको पता लगेगा कितने बड़े विजनरी थे। तो तब उन्होंने देखा, और जो आज जाके जो आपने देखा महिला रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ और महिलाओं को जो अब सम्मान मिला, 33% उनको आरक्षण मिला, तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के सोचने में, और आज मिलने में वक्त लगा, लेकिन समाज हमारा तैयार हुआ। और देखें महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़े, हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं इस वक्त, जो जनजाति समाज से आती हैं। इससे पहले दलित समाज से हमारे राष्ट्रपति के कोविंद जी भी आए। तो एक हमारे सामने उन्होंने एक ऐसा विजन रखा जिससे कि सरकारें, बार बार सरकारें उसी पर चली, कुछ लोग लड़खड़ाए, लेकिन अब देखिए किस तरह से, अगर आप जिस तरह से विकास हो रहा है। एक दूसरा मैं एक बोलूंगा उनको, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था एक महान व्यक्ति में और एक प्रसिद्ध व्यक्ति में एक अंतर होता है। वो ये अंतर होता है कि जो महान व्यक्ति होता है वो अपने आप को समाज का सेवक मानता है, और यहाँ मुझे याद आता है हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। जी और जी, जी, सुषमा जी, यहाँ पर बात चल रही है नारी शक्ति की, और आप भी एक जीवंत उदाहरण है। नारी शक्ति का जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने नारी की शक्ति को समझते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और हम उन चुनिंदा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में से एक है जिन्होंने आज़ाद होते ही जो है समान रूप से महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया। बहुत से शक्तिशाली विकसित राष्ट्रों ने भी ऐसा नहीं किया, बल्कि भारत ने ऐसा करके कहीं ना कहीं उदाहरण पेश किया है। जो बाबा साहब महिलाओं के बारे में सोचते थे, किया करते थे, क्रियान्वित किया उन्होंने, क्या उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का प्रतिबिंब हमें नजर आता है कि आज़ाद होते ही भारत की महिलाओं को मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया? बिल्कुल उसका परिचायक है, और देश रत्न जी ने पहले ही कह दिया है ये। नहीं तो मैं ये बात कहती, लेकिन अब मैं इससे आगे अगर कहूँ तो मैं उन्हें इस रूप में भी याद करती हूँ कि वह उस समय संविधानवाद और लोकतांत्रिक भाव, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक जीवन शैली, लोकतंत्र को जीवन के एक अंग के रूप में स्वीकार करना, एक भाव के रूप में स्वीकार करना, उसके भी प्रतिबिंब थे बाबा साहेब अम्बेडकर। और उसी सोच से, क्योंकि लोकतंत्र जब हम मन में धारते हैं तो लोक का, मनुष्य की डिग्निटी जिसको हम कहते हैं, मानव की गरिमा महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसी गरिमा को पहचानते हुए उन्होंने महिलाओं को उस समय समानता और समता दोनों प्रदान करने का प्रयास किया। और ये दो शब्द मैं बोल रही हूँ, समानता तो दिखती है हमारी प्रक्रियाओं में कि हमने विधि बना दी, लेकिन समता उससे ऊपर होती है। और इसीलिए उस समय वो मैटरनिटी राइट, मैटरनिटी लीव की बात, जिसको अब बढ़ाया गया है वर्तमान सरकार ने,
उसको और अधिक विस्तार प्रदान किया है। लेकिन यह बात उस समय डॉक्टर अंबेडकर सोच सके और कह सके कि जब एक महिला मातृत्व की प्रक्रिया में से गुजरती है तो केवल वह मां नहीं बनती बल्कि राष्ट्र का निर्माण कर रही होती है। इसलिए पूरे समाज और राष्ट्र का दायित्व है कि उसे कुछ क्षण अवकाश के अवश्य प्रदान करे। उनकी जो भाषा उस समय की है, मैं चाहती हूँ कि इस देश की हर महिला उसे पढ़े और समझे, क्योंकि वह समय से बहुत आगे था। समान वेतन, समान कार्य, समान संहिता, और समान संहिता की बात पे मैं कहूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर उस समय से आगे थे, क्योंकि वो चाहते थे एक देश एक विधान होना चाहिए, और सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उन्होंने समान विधान या समान संहिता की बात की, जो अब जाकर हम कर पाए हैं। देशरतन उसी जी, में क्या शिक्षा का देशरतन अधिकार जी, है। ये जो इस बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं जो सुषमा जी कह रही हैं, हम लोगों ने मतदान का अधिकार तो दिया ही, हमने जो है बाबा साहब के विचारों को कहीं ना कहीं फलीभूत करने का प्रयास भी किया है। पिछले 10 वर्षों की अगर विशेष रूप से बात की जाए तो उसमें मैटरनिटी लीव जो है उसकी संख्या बढ़ाई गई, एक बात। उसके अतिरिक्त 3 तलाक का एक विषय है, सीधे तौर पर सरोकार रखता है महिलाओं के अधिकार से, महिलाओं की स्वतंत्रता से, उस पर कानून लाया गया। इसके अतिरिक्त संसद के भीतर और विधानसभा के भीतर महिलाओं को जो है आरक्षण देने की घोषणा भी की गई है। क्या इस कदम को भी बाबा साहब के जो महिलाओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, उनको अधिकार देने का जो उनका रवैया था, उनका विचार था, सोच था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए प्रतिबिंब जी, अभी अभी सुषमा जी ने बताया और आपने भी बताया कि जो वोटिंग राइट से हमने 1947 में ही दे दिया, जबकि अमेरिका में 1964 में मिले थे। तो ये सोचिए कितना विकसित सोच थी हमारे संविधान कर्ताओं की, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। और अगर उनका महिला सशक्तिकरण के ऊपर लेके अगर चलते हैं तो माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उन्होंने बनवाया, वुमेन्स लेबर वेलफेयर फंड बनवाया, विमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया, मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन लेबर, रिस्टोरेशन ऑफ बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ऑन अंडरग्राउंड वर्क इन कोल माइंस, एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जिसको बोलते हैं जिसमें महिला और पुरुष को समान अधिकार है, जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो उसका उनको मुआवजा वगैरह देने का एक अधिकार उनको मिला। अभी जैसे बताया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उन्होंने बात करी, कहाँ पर, जो कि साउथ बरो कमीशन हुआ करता था उसमें सबसे पहली बार। और दूसरा, अगर आप ये देखते हैं बच्चों का डाउरी, उन्होंने प्रोहिबिशन बंद करने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य किया। बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। तो ये बहुत सारी चीजें अगर आप देखते हैं महिलाओं की, और वो आज दिखता है, आज हमारे उसमें दिखता है, हमारे पार्लियामेंट में दिखता है। हमारे सरकार की पॉलिसीज देखिए, मुद्रा लोन उठा लीजिए, उसके 60-70% बेनिफिशरीज महिलाएं हैं। कोई भी स्कीम उठा लीजिए, आप उज्ज्वला योजना उठा लीजिए, जहां पर गैस सिलेंडर्स महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और रिजर्वेशन आप देख लीजिए, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट के लिए पैसे मिलते हैं, उनकी छुट्टियां बढ़ाई गई। तो आप कोई भी अगर देखिए, महिला पुरुष के बराबर खड़ी होगी, समाज तभी आगे बढ़ेगा। 50% हमारा जो समाज का अभिन्न अंग है, उसको बहुत समय तक देखिए, उनको सिर्फ, जिसको हम कहते हैं कि उनके लिए किया कुछ नहीं गया, लिप सर्विस की गई। तो वो लिप सर्विस जो आप कार्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, आप जनजाति में देखिए। और लखपति दीदी का जो उन्होंने अभी अनाउंस किया है, ड्रोन दीदी उन्होंने जो अनाउंस किया है, तो महिलाओं को लगता है कि हम जो हाईएस्ट, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जो फोर्थ फ्रंट में सबसे आगे टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम मास्टर कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो उनका विजन था, उन्होंने जो अपने सोचा था भारत के लिए, वो आज हमें कार्यान्वित होते हुए दिख रहा है। और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत 2047 तक विकसित भारत तभी बन सकता है जब उसमें हमारी महिलाओं का पूरा सहयोग होगा, पूरा का पूरा 50% हमारी जो महिलाएं हैं उनका सहयोग होगा, तभी बढ़ेगा। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारी जितनी नीतियां हैं या नियत है सरकार की, वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रही है। और हमें उम्मीद है कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, जिसमें महिलाओं का योगदान 100% होगा उसमें। हम लोग देशराज जी बात कर रहे हैं उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से समझ लीजिए या
कुछ अन्य कारणों से उनके व्यक्तित्व को एक सीमा में बांधने की कोशिश की, कुछ लोगों तक सीमित करने का प्रयास किया। लेकिन सही बात तो ये है कि विश्व में उनके जैसा आर्थिक विशेषज्ञ कोई नहीं था। आरबीआई की का जो विचार आया, आरबीआई का विचार भी उन्हीं की देन है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो विचार दिया एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस देश को, इस सरकार के कार्यकाल में भीम ऐप की शुरुआत की गई और उनके उस आर्थिक विशेषज्ञता वाले व्यक्तित्व को देखते हुए ही इस ऐप का नाम भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर दिया गया और भीम ऐप किया गया। क्या ये बात सही है? जी देखिए, कृत्रिम जी इतने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे वो, कि 64 विषयों का ज्ञान, 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान होना, और भारत के और साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के पहले पीएचडी इकोनॉमिक्स में और फर्स्ट डबल डॉक्टरेट इकोनॉमिक्स में वो थे। और दूसरा अगर देखें कि पहले इंडियन थे जिन्होंने डीएससी प्राप्त करी थी। तो विषय का, आर्थिक विषयों का ज्ञान उनको भरपूर था और उसके भी विशेषज्ञ थे। जैसा आपने बोला, आरबीआई की स्थापना उनके ही द्वारा हुई, उनकी ही गाइडलाइंस के द्वारा। फाइनेंस कमीशन भी उनके ही द्वारा लाया गया, ये कंसेप्ट जो फाइनेंस कमीशन का आया, जो जिससे होता है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाना, बताइए आज जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बने हुए हैं वो लाना, उस वक्त सोचना, लाना इसका। और दूसरा मैं बोलूंगा कि जो भारत का आप विकास देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम, बिजली का जो ग्रिड सिस्टम आप देख रहे हैं, तब की स्थापना है। अगर वो स्थापित नहीं होता तो आप कहते हैं कि भारत का विकास हो सकता था? नहीं हो सकता। तो आर्थिक रूप से और भी कारण से, जो कि सारी मिली जुली चीजें थी, उनको देख के जो भारत का विकास हो रहा है, और सतत काम करते रहे, और जैसा आपने बोला, उनको सीमित करने की कोशिश की गई। आज के जो कुछ लोग अम्बेडकराइट अपने आप को बोलते हैं, वो समझते नहीं है, वो सड़क पे आके सिर्फ राजनीति करते हैं, और कुछ लोग उनको भुनाने की कोशिश करते हैं। जो असली काम हो रहा है वो देखिए, जैसे आपने भीम ऐप बोला उनके नाम पर, और इंग्लैंड में जो उनका भवन था उसको लेके राष्ट्रीय स्मारक बनाना भारत द्वारा, और जिसके आज बहुत सारे लोग उसको जाते हैं, उनको याद रखते हैं। तो बॉम्बे में भी उनका जो घर वगैरह था उसको भी स्मारक बनाना। तो देखिए, काम तो इन सरकारों ने किया है। किसी वक्त आपको याद होगा 1952 के पहले इलेक्शन में और दूसरे इलेक्शन में उनको किस तरह से उस वक्त की सरकारों ने हराया, जबकि जानते थे कि वो प्रतिभाशाली हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको हराया, उनको राज्यसभा में आना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसमें भी वो जीते, लेकिन बांग्लादेश अलग हो गया था, तो फिर से उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर उनका पूरा व्यक्तित्व देखते हैं, उनका योगदान देखते हैं, मैं नहीं समझता हूँ आज तक कोई उनके जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पैदा हुआ है। और मैं अगर शुरू करूं, जैसे हिंदू कोड बिल, उसमें भी देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो लोग इसमें हिंदू मुसलमान इधर उधर की बात करने लगते हैं, जबकि ये महिला सशक्तिकरण की बात है, उनके शोषण को हटाने की बात है, उनको समान अधिकार देने की बात है। फोकस हमें इन चीज पे रखना चाहिए, बजाय यहाँ पे कि मुस्लिम बोले 3 तलाक हटा हलाला की जो बात है। ये आज के समाज में शोभा ही नहीं देती ये चीजें। और चाहे उसमें आप एक से ज्यादा विवाह करने की बात हो, किसी महिला से पूछे क्या उसको पसंद आएगा? ये चीजें दबा के रखने में बहुत फर्क है। किसी की आवाज दबा दे, तो इन सब चीजों से जो चीजें अभी हो रही हैं, उसका आपको जो ओरिजिन है वो आपको बाबा साहब अम्बेडकर में नजर आता है, जो वहां से चीजें चली और हमने जितना सफर किया आज, और वो जो सफर जो 2014 से बहुत तेज हो गया। हर चीज में कोई भी आप नीति उठा लें, कोई भी आप संविधान का संशोधन उठा लें, या नए नए जो अधिनियम आ रहे हैं, उनमें सब जगह आप देखेंगे समता, समानता और सामाजिक न्याय, ये 3 चीजें हैं, जैसा सुषमा यादव जी ने भी बोला, जो हर जगह आपको देखने को मिलती है। मानवाधिकार, जिसके ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया। और आज अगर देखें, ऐसे कई संगठन हैं जिसमें कि मैं जानता हूं कि एक आरएसएस भी है, जो एक बात करता है, गांव में एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान घाट, इसके सब वहां पर जाएंगे। अभी भी कुछ इस तरह की कुरीतियां हमारे समाज में हैं। वो देखिए, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने बहुत बार कोशिश करी अपने समाज के लोगों को लेके मंदिरों में जाने की, कि मंदिर के दरवाजे जो कुछ अपने आप को लोग ऊंचा समझते थे,
वो समझते थे कि भाई मंदिर उन्हीं के लिए है या कुआं उनके लिए, शमशान घाट उन्हीं की जाति के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो उन कुरीतियों के खिलाफ थे जो हमारे समाज में आ गई थी, और हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे। छुआछूत के लिए उन्होंने बहुत काम किया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करवाई। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें ये आर्थिक विकास से भी भारत के जुड़ी हुई है। अगर समाज का बहुत बड़ा तबका छूट जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो, जनजाति हो, तो भारत विकास नहीं कर सकता। वो उसको उन्होंने उनकी मेन स्ट्रीमिंग करी, उसको भारत की मुख्य धारा में लाए। उनका योगदान मिला भारत के विकास में, जिससे भारत आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और वही बात हम आज की सरकार की नीतियों में भी देखते हैं, उनकी नीयत में भी देखते हैं। बिना किसी भेदभाव के सारा 6,000 रुपए किसानों को जा रहे हैं, उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, कोई बड़ी जाति का, छोटी जाति का। देखिए, कास्ट तो खत्म होनी चाहिए। उन्होंने बोला था जातिवाद भारत से खत्म होना चाहिए। जातिवाद हिंदुओं को आपस में परस्पर मिलने नहीं देता। तो इससे साफ पता लगता है वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो उन कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। और जो बुद्ध धर्म भी उन्होंने अपनाया, उसमें भी वो गए, उन्होंने ही वही चीजें रखी जो सनातन के मूल्य थे। अगर सनातन को आप समझते हैं और उसको पढ़ते हैं अच्छे से, तो बुद्ध धर्म के जो मूल्य हैं और सनातन धर्म के मूल्यों में मुझे कोई खास फर्क नहीं नजर आता। जी बताइए। सुषमा जी, यहाँ पर बात चल रही है कि स्वतंत्रता कराने में भी और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारी विभूतियों का योगदान रहा है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अग्रणी व्यक्तित्व रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि अब हमारी अपनी विभूतियों को उन्होंने जो किया, उसका जो है उनके किए को वापस करने में कुछ ज़्यादा देर लगा दी है। बहुत सारी जो है विभूतियों को समय से या समय से पूर्व भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण में जिनका बहुत योगदान है, या कह दें कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अद्वितीय है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं भारत रत्न मिलने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन दूसरी तरफ इस सरकार ने अपने जो शुरुआती काम थे उसमें भीम ऐप की शुरुआत करना, उसे लॉन्च करना भी है, जिसे डिजिटल की दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, एक क्रांति माना जा रहा है। उसका नाम जो है बाबा साहब के नाम को दिया गया। कितना बड़ा बदलाव! बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं ये कहती हूँ, भीम ऐप मात्र डिजिटलाइजेशन का प्रतीक नहीं है, वो सोशल एम्पावरमेंट, जिसको हम सामाजिक सशक्तिकरण कहते हैं, और सभी वर्गों के जीवन में बदलाव का भी प्रतीक है। और उसका नाम भीम ऐप रखने से उसकी स्वीकार्यता पूरे समाज में बढ़ी। यह सरकार है पहली बार जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर चली है। बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वप्न भी यही था, क्योंकि समानता और समता की वो बात करते थे। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत सोने की चिड़िया था, और ऐसा कैसे हो गया कि इतनी निर्धनता आ गई। और इसको जब उन्होंने समझने का प्रयास किया, जैसा अभी देश रतन जी बता रहे थे कि उनकी 32 डिग्री थी, 9 भाषाएं वो जानते थे, और इसी प्रकार से बहुत से विषयों के भी वो पारंगत हो गए थे। पढ़ने तो इकोनॉमिक्स गए थे, लेकिन साथ में फाइनेंस भी, साथ में एंथ्रोपोलॉजी भी, साथ में विधि भी, साथ में राजनीति विज्ञान भी, बहुत सारे, और साथ में कॉमर्स भी। इतने सारे विषयों का जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि एक बड़ा कारण जो भारत के पिछड़ेपन का या आर्थिक कमजोरी का, और भारत गुलाम क्यों हुआ, ये प्रश्न उनको बार बार सालता था। इतने विदेशी आक्रमण यहाँ क्यों हुए, और वो विदेशी सफल कैसे हुए, इसको जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि जब तक समाज कंपार्टमेंटलाइज्ड है, समाज जातियों में जो विभक्त हुआ, तो ये समाज कमजोर हुआ। क्योंकि जाति व्यवस्था वो मानते थे केवल सामाजिक नहीं है, उसमें धार्मिक और आर्थिक विशिष्टताएं भी थी। और एक विशेष उन्होंने लिखा था, जब भ्रातृत्व की वो बात करते थे और मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होना चाहिए समाज में, जो किसी भी समाज की प्रगति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। तब उन्होंने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था मात्र यह नहीं है कि व्यक्तियों को बांटती है, वह व्यक्तियों को बांध भी देती है। तो अब क्या होता है, व्यक्ति का यदि कोई विशिष्ट गुण है और वो विशिष्ट गुण उस जाति में नहीं समाता या उससे बियॉन्ड है, तो वो कैसे उसको पूरा करे। और इसलिए अब जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमशीलता की हम बात कर रहे हैं, कलाओं की जो बात कर रहे हैं, शिल्प की जो बात, फिर से उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। आप याद करें, मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे शिल्पियों के साथ क्या किया था। वह सब लगभग वंचित वर्ग के ही प्रतिनिधि थे,
और इसलिए उस सबको समझते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था में बदलाव की और उसके उन्मूलन की बात की, ताकि सभी व्यक्तियों की क्षमताओं का पूर्णतः प्रयोग हो सके, उपयोग हो सके और भारत के सशक्तिकरण में उनका योगदान हो सके। लेकिन यह इसके बात उलट उन्होंने कही सुषमा जी, थी। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में बाबा साहब का नाम लेकर जो राजनीति किया करते हैं, वो अब जातियों की गिनती और जातियों की गिनती के आधार पर जो है राजनीति करना चाहते हैं। वो कितना आपको लगता है कि मेल खाता है बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से, या फिर कितना दूर है उनका ये विचार? बहुत सुंदर बात पूछी आपने, क्योंकि एक तरफ वह प्रयास है कि गिना जाए और फिर गिन करके बांटा जाए, लेकिन गिन करके बांटने का मतलब भी बांटना ही हुआ ना। बाबा साहेब अम्बेडकर समाज को बांटना नहीं चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर समाज को सशक्त करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत बार बार भ्रातृत्व की बात की और मोबिलिटी की बात की। ये जो हिस्सेदारी की बात है, यह प्रारंभिक प्रश्न था और हिस्सेदारी की बात बाबा साहेब अम्बेडकर करके गए, लेकिन वो उन्होंने हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बहुत सारी योग्यताएं भी बताई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी कहा कि ये जो विशिष्ट अधिकार हम दे रहे हैं, ये स्पेशल हैं, विशिष्ट अधिकार हैं, और उनको विशिष्ट अधिकारों की तरह ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। क्रैच पर चलने वाला बहुत दौड़ नहीं सकता, तो क्रैच को क्रैच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद यदि हमें दौड़ना है तो अपने पैरों को स्वस्थ करना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। इसलिए जो समकालीन राजनीति और उससे पहले की राजनीति थी, वह वस्तुतः विदेशी उपनिवेशवाद से प्रेरित थी। वहीं उसके उसके बीज भी वहीं बोए गए थे, और वे वही बात है बार बार कहीं भी किसी रूप से आती है। और आप देख लीजिएगा, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि यदि आप देखेंगे तो वह समाज को जोड़ने वाली पृष्ठभूमि नहीं है, समाज को तोड़ने वाली पृष्ठभूमि है। इस समय हमें उससे बचना है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जिस प्रकार हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो सबका विकास, जो विकसित भारत की तरफ बढ़ने की हमारी प्रक्रिया है, यह अमृत काल है, यह अमृत वेला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र के सम्मुख रखी है। उसका लाभ उठाते हुए, सबको साथ लेते हुए, हमें वस्तुतः भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र के रूप में यदि बनाना है, तो उन शिल्पियों को फिर से सम्मान देना होगा, उन कलाओं को फिर से सम्मान देना होगा, जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री बार बार इंगित भी कर रहे हैं और उस पर बल भी दे रहे हैं, जो भारत की विशिष्टता थी। और वही भारत को एक बार, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात देख रहे हैं और पहुंचने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम सही रास्ते पर भी हैं, वहां हम पहुंच पाएंगे। जो न्याय और सम्मान के मूल्यों पर जब हम चलेंगे, जिसकी बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने बार बार की, मानवीय गरिमा को भी हमारे संविधान में इसीलिए स्थान मिला क्योंकि मानवीय गरिमा किसी भी समाज की गरिमा के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए जो आजकल हम इनोवेशन की, नवाचार की, सृजनात्मकता की और सबकी जो विशिष्ट बात है, जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है और हर व्यक्ति में कोई विशिष्ट गुण छिपा होता है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहते थे कि हर व्यक्ति के उस विशिष्ट गुण को बाहर निकलने का, पनपने का अवसर मिले। और जिस प्रकार उन्होंने साहस, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प, ये 3 बात लेकर वो चले, मैं समझती हूँ आज का युवा यदि इस एक मूल मंत्र को भी समझ ले कि साहस तो अपने स्वप्न पूरा करने के लिए रखे, लेकिन सहनशीलता मार्ग में आवश्यक है, यह भी मानकर चले और फिर संकल्प कर ले, तो अवश्य ही वह सफल होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन इसका द्योतक है। भारत रत्न उन्हें बहुत देर से मिला, लेकिन जनमानस में वह भारत रत्न बहुत पहले हो गए थे। और पूरे विश्व के सम्मुख देखिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आज यह सेमिनार कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी कर रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को समझ पाए। उनके भारत में जो भारतीय समाज को जोड़ने का प्रयास था, तोड़ने का प्रयास उनका कभी नहीं था, नहीं तो वह पुनः पैक्ट के लिए भी राजी नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनके मन में भी भारत राष्ट्र और उस राष्ट्र की सशक्तता सदैव थी। इसलिए जहां आवश्यकता हुई उन्होंने साहस किया, जहां आवश्यकता हुई उन्होंने समझौता किया, जहां आवश्यकता हुई वहां उन्होंने अन्य पक्षों को सुना और सहन भी किया, और फिर भी वो संकल्प के साथ बढ़ते रहे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब वो संविधान सभा में गए थे,
तो उसके अंत में जब उन्होंने अपनी बात कही थी तो ये कहा था, मैं जब आया था तो मैं ये सोचकर आया था कि मैं अपने वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। लेकिन जब संविधान पूरा कर रहा हूँ तो मेरी दृष्टि बहुत विशाल है और मैं उन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और आप देखेंगे तो पूरे संविधान में यदि दो बातें स्पष्ट झलकती हैं तो वह है भारत में समता, समानता, न्याय और भारत का अटूट चरित्र, जिसको अखंड भारत की संकल्पना हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने संघवाद शब्द का इस पूरे संविधान में प्रयोग नहीं किया और भारत एक राज्यों का संघ है, इसको माना। और इस रूप में किसी राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली कहानियां उनके सम्मुख थी और पिछले दृष्टांत तो उनके सम्मुख थे। और पार्टीशन की विभीषिका यदि यदि डॉक्टर अंबेडकर की चलती तो उस समय का इतिहास कुछ और होता। जी। वह विभाजन के भी विरुद्ध थे और उसके बाद देशरतन जो जी, यहाँ पर घटनाएं जो घटित सुषमा जी ने एक बात कही है वो भारत की अखंडता के बारे में हमेशा अपना विचार जो है सबसे आगे रखते थे और यही वजह थी कि उनके पास जब कश्मीर में धारा 370 लगाने की बात सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये देश के लोगों के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा। क्या इस बात में सत्यता है? जी जी, प्रतिबिंब जी, अगर उनके विचारों को हम अच्छे से समझे तो उन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम माना। उन्होंने बोला धर्म से भी ऊपर है, आपकी संस्कृति भाषा से भी ऊपर है राष्ट्र, क्योंकि सारी चीज मिलके जो राष्ट्र बनता है वो अटूट है, अखंड है, और उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये बहुत छोटी सी बात उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में समझाई हम लोगों को। दूसरा, 370 पे उन्होंने जो स्पीच दी संविधान सभा में, वो उससे साफ जाहिर होता है उन्होंने पुरजोर विरोध किया 370 का, और वो नहीं चाहते थे कि 370 हो और सारे राज्यों को जो फेडरलिज्म के तहत होता है समान अधिकार मिले। तो वो इसीलिए उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करी। तो वो अगर आप देखते हैं हमारे संविधान में, जो कि संविधान का जिनको मुख्य मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता है अम्बेडकर जी को, तो 370 जो जाके कब हटा, इतने साल लग गए, आपको 70 साल के करीब लग गए उसको हटने में, और वहां देखिए कितनी खुशहाली आ गई। वो बांट रहा था, वो देश तोड़ने की बात कर रहा था 370, वहां के लोगों को अलग थलग कर रहा था, वहां के बेनिफिट नहीं पहुंच रहे थे, महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल रहा था, वहां से पाकिस्तान से आए हुए लोगों जो आए हुए थे शरणार्थी उनको कोई अधिकार नहीं मिला, या पहाड़ी लोगों को वहां पर कोई अधिकार नहीं मिला, बकरवाल्स को नहीं मिला, जनजातियों को नहीं मिला, शेड्यूल कास्ट को वहां पे नहीं मिलते थे अधिकार। तो ये सारे बराबरी के अधिकार मिले। पैसा जो जाता है पूरा का पूरा वो लोगों के लिए खर्च हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में उस वक्त थी कि अगर 370 लागू होगा तो उसके ऐसे दूरगामी परिणाम होंगे जो भारत के लिए घातक होंगे। भारत जब जीत रहा था 1948 में, तो लोग यूनाइटेड नेशंस चले गए, जहां कोई विवाद नहीं था, एक विवाद खड़ा कर दिया गया जिसका आज तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर उनको देखी जाए। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात जो कि आपने जो सवाल पूछा उससे हटके है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं आज के दिन कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, लोग केंद्र की तरफ उंगलियां उठाते हैं। भारत का जो संघीय ढांचा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है जो, उसमें उन्होंने श्रम और उद्योग को कंकरेंट लिस्ट में डाला, जिसका मतलब साफ था कि राज्य और केंद्र की बराबर की जिम्मेदारी है। तभी आप देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हर राज्य का अलग अलग है, इन्फ्लेशन रेट भी हर राज्य का अलग अलग है, तो उनका भी उतना ही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ राज्यों का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है उद्योग, रोजगार देना और महंगाई को कंट्रोल करना। केंद्र उसमें सपोर्टिंग रोल में है, लेकिन यहाँ केंद्र अपनी तरफ से पूरी बात करता है, लेकिन राज्यों को राजनीतिवश, परोक्षी राजनीतिवश लोग इस बात की कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार का ही है। तो आप थोड़ा सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समझ लें, क्यों उन्होंने उद्योग और जो श्रम है कंकरेंट लिस्ट में डाला, और जिससे कि ऐसा ना हो कि जमीन तक और यहाँ तक कि पंचायतों का भी रोल आप देखें वहां पर है, जिला परिषद का भी रोल है वहां पर हमारे संविधान में। और हर तक में कश्मीर में अगर आप देखें, कश्मीर का जो एक मुद्दा उठा था जो 370 खत्म होने से था, वहां की जो राजनीतिक दल थे वो करते क्या थे कि वो पंचायत का इलेक्शन नहीं कराते थे, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज का इलेक्शन नहीं कराते थे, उसको बॉयकॉट करते थे, और विधानसभा और लोकसभा में वो
लेते थे, और उसमें भी औरों को हिस्सा नहीं लेने देते थे, जिससे कि वोटिंग प्रतिशत आपका मतदान का बहुत कम हो जाता था। 370 हटा। सबसे पहले पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज और जो लोकल बॉडीज है उनको सशक्तिकरण उनका किया गया, सीधे पैसा उनको दिया गया, और वहां से नया नेतृत्व, लीडरशिप उभर के ऊपर आई। सोशल मीडिया पे नए जो यंग लीडर्स को आप देख रहे हैं, वहां पे उभर के आई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यही सपना था, जो कि हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, पिछड़ा आगे किसी भी जाति में हो, वो हर उसमें समाज के विकास में हिस्सा ले। और 370 हटने से जो हर वर्ग था हमारे जम्मू कश्मीर का, उसने वहां के विकास में हिस्सा लिया। आज वहां पर लाल चौक में देखिए, लोग भारत का झंडा उठाकर भारत के गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा वक्त उन्होंने कभी नहीं देखा। तो किस कारण से 370 नहीं हटाया जा रहा था, जो कि एक टेम्परेरी आर्टिकल था, और उसको जानबूझ के एक विवाद के रूप में रखा जा रहा था, भावनाएं भड़काई जाती थी वहाँ जम्मू कश्मीर में। अब लोगों को वहां पे असलियत समझ में आ रही है, किस तरह से उनका ध्यान भटकाया गया, किस तरह से उनका शोषण किया गया, किस तरह से विकास के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए थे। जो 370 हटने से जो कि विजन था आपका, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विजन था, जो अब जाके हुआ सपना पूरा। तो बहुत सारी चीजों में अगर आप देखेंगे, उनको अगर स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, तो पता लगेगा कि आज की जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो कास्ट सेंसस की बात करती हैं, बांटने की बात करती हैं, तो वो ये चाहती हैं, उनका अंबेडकर के प्रति सिर्फ दिखावटी प्रेम। सुषमा जी, ये जो देश रतन जी ने जिस और इशारा किया है, क्या आपका भी मानना है कि जो संसद और विधानसभा के भीतर महिला आरक्षण का कानून बनाया गया है, 3 तलाक का कानून लाया गया है, और इसके अतिरिक्त धारा 370 जो हटाई गई है, ये सभी विचार कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिए थे, वो आज जाकर क्रियान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल, वो क्रियान्वित आज जाकर हो रहे हैं, और मैं समझती हूँ जिस दिशा में अब हम चल रहे हैं वह भी वही दिशा है। बाबा साहेब अम्बेडकर यह भी चाहते थे कि कृषि को इसका स्थान मिले, और कृषि को एक उद्योग का दर्जा भी मिले। वह कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते थे, जो बात नहीं चल पाई। पर मुझे लगता है जिस प्रकार सॉरी, हमारे माननीय मोदी जी इस समय कह रहे हैं, कृषि को और किसान को जो सम्मान उन्होंने दिया है, जो सुरक्षा दी है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्योंकि कृषक प्रायः असहाय हो जाता है, तो कृषक को सुरक्षा, चाहे वह बीमे के रूप में हो, फसल बीमे के रूप में हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में हो, और चाहे कुछ और भी प्रयास, मुझे लगता है अवश्य ही इस समय सरकार कर रही है, जो हमें कुछ वर्षों में दिखाई देंगे कि कृषक जब इस देश का सशक्त हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात भी उसमें शामिल है, वो हो जाएगा, तब वस्तुतः बाबा साहेब अम्बेडकर का एक और सपना पूरा होगा। इसी सरकार ने पंच तीर्थों की संकल्पना भी हम सबके सामने रखी। आपको याद होगा, एक समय था जब बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े हुए सभी स्मारक बहुत खराब दशा में थे, बहुत खराब स्थिति में थे, और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान उस तरफ गया, पंच तीर्थों की संकल्पना, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जुड़े हुए सारे स्मृति स्थल, सारे स्मारक एक नए रूप में हमारे सामने आए हैं। बात मात्र स्मारक की नहीं होती, उन स्मारकों के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों और आदर्शों की होती है। उन आदर्शों को एक बार फिर से रिवाइव किया है इस सरकार ने, उसको पुनः हमारे सामने एक नए रूप में लाए हैं, ताकि सबको बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पूरी जानकारी मिले, जिसमें चैत्य धाम भी है, जिसमें दीक्षा धाम भी है, जिसमें उनका पुण्य, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, सुषमा जी, वह हम सीधा स्मारक कार्यक्रम स्थल पर चलते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जी। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। ये संसद भवन के प्रांगण में जो विशिष्ट और विशेष कार्यक्रम हो रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर, उस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कर रहे हैं हम लाइव आपके साथ। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर। ये संसद भवन के प्रांगण में स्थित भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
की मूर्ति, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। कुछ ही क्षणों का समय शेष। देश आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा है और इस विशिष्ट अवसर पर एक विशेष आयोजन संसद भवन के प्रांगण में आयोजित हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप सीधी संसद टीवी पर इस समय देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। अगवानी की स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आना शेष, उनकी प्रतीक्षा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये वो स्थान जहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जानी है। देश आज 134वीं जयंती मना रहा है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और दो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुषमा जी, अगर इस कार्यक्रम की विशेष रूप से बात करें, कितना महत्व है इस विशिष्ट कार्यक्रम का? से पूरा राष्ट्र देख पाता है कि जिस व्यक्ति ने इस समाज में एक अमूल परिवर्तन संविधान के माध्यम से करने का प्रयास किया, वह हमारी स्मृति में होना चाहिए। क्योंकि यदि वह चाहते तो लोगों में उसी प्रकार का आक्रोश भर सकते थे, विद्रोह भर सकते थे, और उसके लिए बड़ा सरल होता है लोगों को जोड़ लेना। लेकिन उन्होंने संविधानवाद या संवैधानिक माध्यमों को सदैव सामने रखा। हम याद करें, उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए भी प्रयास किया, उन्होंने तालाब से जल लेने के लिए अपने लोगों को साथ रखा, महिलाओं को पढ़ाया कि आप स्वस्थ रहें, आप शिक्षित रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करें, इसी से ही आप समता की ओर बढ़ें। ये नहीं कहा कि सिर्फ आप समानता के लिए लड़ें, उसके तरीके भी बताए। और इसलिए आज का दिन यह भी याद करने का है कि एक राष्ट्र किस प्रकार से अपने जनमानस को अपने साथ बहुत सारी विषमताओं और बहुत सारी असमताओं के बावजूद रख सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर इस बात का प्रतीक हैं कि एक व्यक्ति यदि समझना चाहे और यदि संकल्प कर ले तो किस प्रकार से अपने जीवन में और अपने समाज और राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए यह दिन इसी प्रकार से मनना चाहिए, क्योंकि इससे हम एक बार फिर अपने आप को भी उस सशक्त भारत। सुषमा जी, हम बता दें अपने दर्शकों को, राष्ट्रपति पहुंच गई हैं कार्यक्रम स्थल पर और पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर, और पूरा राष्ट्र याद कर रहा है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और हम भी इस निमित्त लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन को नज़दीक से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर बौद्ध धर्म गुरुओं से राष्ट्रपति भेंट करती हुई, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और प्रधानमंत्री भेंट देते हुए बौद्ध धर्म गुरुओं को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राष्ट्रपति आप देख सकते हैं आप
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें संसद टीवी पर देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए सभी का। और ये संसद भवन के प्रांगण में लगी हुई भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नायाब मूर्ति पुष्पों से सुसज्जित, विशिष्ट और विशेष आयोजन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की। अन्य सभी विशिष्ट जनों से भेंट करते हुए, मुलाकात करते हुए हम आपको ये भी बता दें कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी एक विशिष्ट कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रारंभ होने वाला है, जिसमें सभी सम्मिलित होंगे। बाबा साहब को याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इस विशेष कार्यक्रम में हम बता दें कि बाबा साहब को याद करते हुए बहुत से सामूहिक गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुषमा जी, आपने कहा कि महान विभूतियों को याद करना और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना बहुत विशिष्ट है। और एक विशिष्टता ये भी है कि उनसे जुड़े हुए स्थानों को कहीं ना कहीं उनका पुनरुद्धार करना और उन्हें तीर्थ का स्थान देना, क्योंकि तीर्थ हमारे संस्कृति में श्रद्धा के जो केंद्र तो होते ही हैं, साथ ही साथ पर्यटन के भी केंद्र बन गए हैं। क्या आप ये मानती हैं? जी, और मैं तो साक्षी हूँ, क्योंकि मुझे अवसर मिला था 2009-10 में मैं गई थी, चैत्य भूमि भी गई थी और मुंबई में जो उनका निवास स्थान था वहां भी गई थी। और वो इतनी जर्जर दशा में थे कि मैं मतलब वापस लौट कर आई थी। तो मैंने अंबेडकर फाउंडेशन में ये रिपोर्ट भी किया था और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि उन सब का उद्धार हुआ है, क्योंकि इस देश में जितने हमारे पर्यटन स्थल हैं वह मात्र पर्यटन स्थल नहीं है, उनके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास अवश्य होता है। इसलिए पंचतीर्थों की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है वह सच में अद्भुत है। यह भारत की ही विशिष्टता है। भारत केवल भवनों को नहीं देखता और भवनों का जीर्णोद्धार नहीं होता, उसके साथ व्यक्ति की स्मृति जुड़ी होती है और उस व्यक्ति के आदर्श भी जुड़े होते हैं। इसलिए जब हम इन तीर्थों की बात करें, तीर्थ क्यों बने? क्योंकि वह तीर्थ एक ऐसे महान व्यक्तित्व का निवास किसी ना किसी समय रहे, उसकी कार्यस्थली किसी ना किसी समय रहे, जहां से वो महान कार्य निकले। और जैसे ही कोई व्यक्ति वहां जाता है, जैसे हम अगर देखें तो हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं वो कठिन हैं, अगम्य भी हैं, काफी हद तक हम उनको सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहां जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वहां जाकर जो एक अनुभूति होती है, वहां जाकर जो एक प्रेरणा मिलती है, वहां जाकर जो हमारे मन को संकल्प और शांति दोनों मिलते हैं, वह अद्भुत है। वह भारतीय मानस की ही विशिष्टता है। इसलिए यह पंचतीर्थों की संकल्पना मैं बहुत ही पसंद करती हूँ। और यह भी इस समय बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी शिक्षा को समाज के लिए प्रयुक्त किया, वह हम शिक्षितों के लिए एक प्रेरणा सदैव बना रहेगा। और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर यह भी कहते थे कि जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम शिक्षित हो गए हैं, बहुत सारे कारणों से शिक्षित हो पाए हैं, उनका भी यह कर्तव्य है कि अपने समाज को साथ लेकर चलें, अपने समाज को शिक्षित करें और उन्हें सही दिशा भी दिखाएं, उन्हें मिलें, उन्हें कोई आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति भी करें। वह मराठी में कुछ शब्दों का प्रयोग करते थे, अगर देशरतन जी को याद हो, नहीं तो कुछ इस प्रकार से था कि यदि कोई आपसे मिलने आए और आप अधिकारी हैं तो आप कभी उसे मिलने से मना नहीं करें, क्योंकि आपका दायित्व है ये उस समाज के प्रति। मैं समझती हूँ राष्ट्र के प्रति भी सबका यही दायित्व होना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर यह कह रहे थे समाज के प्रति दायित्व है, तो उनके मन में राष्ट्र भी अवश्य था, क्योंकि राष्ट्र और समाज दोनों जुड़े हुए हैं। और इसलिए आज मैं भी उनको यहाँ से प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि आज ये अवसर मिल रहा है कि हम पूरे देश के साथ, अपनी संसद के साथ और अपने नेतृत्व के साथ जुड़े हैं। उनको प्रणाम करके जो अनुभूति इस राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने की होती है,
वह बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में सदैव निहित है। और यह याद करने का दिन है आज कि किस प्रकार से सब विषमताओं और कठिनाइयों के चलते हुए भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस राष्ट्र की अखंडता और इस राष्ट्र की महानता का जो संकल्प लिया था वह उनके मन में सदैव रहा। इसीलिए जब उन्होंने धर्म भी बदला, वो धर्म नहीं मत बदला, इनफैक्ट धर्म बदला, तो भी उन्होंने वह धर्म स्वीकार किया जो इस देश की धरती से उपजा था, इस देश के आदर्शों पर था, और समता, करुणा, न्यायशील, और सबसे बड़ी बात वह भी लोकतांत्रिक था, क्योंकि उसी में एक वे है अप्पा दीपो भव, कि आप अपने दीपक स्वयं बने, अपना मार्ग स्वयं बनाएं, और मध्यम मार्ग जो वस्तुतः सभी सभ्यताओं में अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, वह मार्ग उन्होंने चुना और बहुत सारे अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि गौतम बुद्ध की तरह महात्मा बुद्ध बनने का प्रयास करें, और महात्मा जब बनते हैं तो उसमें करुणाशील और सबके प्रति समान दृष्टि और सबके प्रति प्रेम, यह सबसे अधिक आवश्यक है। मैं समझती हूँ आज के दिन हमें यह भी याद करना चाहिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के संकल्प, अद्भुत संकल्प थे, कि किस प्रकार से उन सब एक आक्रोश तो उनके मन में था, उस आक्रोश के चलते हुए भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रेम, सब जीवों के प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, जी। सबके प्रति सहनशीलता का जो संदेश दिया वह आज याद करने के योग्य है। देशरत्न जी, यहाँ पर दायित्वों के निर्वहन की बात यहाँ पर कही गई है सुषमा जी के द्वारा। हमारी सरकारों का ये दायित्व बनता है कि देश को स्वतंत्र कराने या फिर देश निर्माण में जो विभूतियाँ लगी रही हैं उनको याद करे, उनसे जुड़े हुए स्थानों को श्रद्धा का केंद्र बनाए। राष्ट्रों का और सरकारों का ये भी दायित्व होता है कि वो कार्य शुरू करें तो महत्वपूर्ण है, कार्य समय पर पूर्ण करें तो और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रिकॉर्ड समय में उन जो है स्थानों का निर्माण किया जाता है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं इस सरकार ने न केवल भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थानों का पुनरुद्धार किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे नए केंद्र भी स्थापित किए, न केवल स्थापित किए बल्कि उनका निर्माण समय से पूर्व किया। ऐसा ही राजधानी दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ केंद्र है, एक सेंटर है जहां पर शोध किया जा रहा है, जहां पर उनके विचारों को विस्तार दिया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रतिम जी, देखिए, इस सरकार के बारे में जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो स्पीड एंड स्केल अंग्रेजी में कहते हैं। जो स्पीड है, जो द्रुतगामी से ये चल रही है, जो विकास कार्य चल रहा है, चाहे वो अम्बेडकर केंद्र हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे पटरियों का नवीनीकरण हो, चाहे कृषि समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए हो। देखिए, अम्बेडकर जी ने 4 श्रेणियां बनाई एक तरीके से, जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब, इनके लिए उन्होंने किया। देखिए, उन्होंने जाति में, नैरो जातियों में और संकीर्ण जातियों में नहीं बांटा समाज को। वो जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए काम किया। और यही जो 4 जो वर्ग हैं, प्रधानमंत्री उसी की बात करते हैं, कहते हैं ये कास्ट आप इनको मान लीजिए, ये हमारी जातियां हैं जिनके लिए हमें कार्य करना है, वो युवा, महिला, किसान और गरीब। और यही चीज आप देखते हैं कि हमारी सरकार की नीतियों में भी है, चाहे वो हमारे कल्चरल सेंटर्स हो, चाहे हमारे तीर्थ क्षेत्र हो, जो धाम यात्राएं बनाई गई हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का और मूलभूत ढांचे में जो सुधार किया जा रहा है, चाहे वो हमारे बॉर्डर एरियाज हो जिसमें मूलभूत ढांचा बढ़ाया जा रहा है, जिसका विकास किया जा रहा है। जो किसी समय सरकारें कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा अगर वहां हम सड़कें बना देंगे तो हमारा शत्रु आ जाएगा उन सड़कों से। तो ये आपको फर्क देखने में मिलता है कि आज की सरकारें हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सुरक्षित कर रही हैं, हमारी सीमाओं पर मूलभूत ढांचा तैयार हो रहा है, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, तो आपको या राजस्थान में हो या गुजरात में हो, या हमारी ब्लू वाटर नेवी जो बन रही है आज, आप देखें किस तरह से जो समुद्री लुटेरे हैं उनसे हम दूसरे देशों के जहाज़ों को छुड़ा रहे हैं, और चाहे वो वहां तक कि पाकिस्तानियों को भी छुड़ाया गया। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं,
सशक्त भारत को बनाने में जो अंबेडकर जी के विचार थे, वही आज आपको देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद कुछ भी आता है। दूसरा, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि एक वक्त हुआ करता था कि जब दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। आज संघ आरएसएस एक ऐसे कार्यक्रम को बहुत व्यापक स्तर पे कर रहा है जहां दलित पुजारी तैयार किए जा रहे हैं और मंदिरों में वो पूजा पाठ करा रहे हैं। वक्त देखिए कैसे बदला, जहां जिनको रोका जाता था वही आज पुजारी करके सभी जनजाति जातियों को पूजा पाठ करा रहे हैं। और ये वक्त आना चाहिए। देखिए, ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है। ज्ञान ना जन्म से मिलता है किसी को, इसलिए जाति जन्म से नहीं है, जाति कर्म से है आपकी। आपके स्किल से है, कौशल से है, योग्यता से है। यही अम्बेडकर जी ने बोला। यही सरकार की नीतियों में हमें दिखता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका, योग्यता कौशल को बढ़ावा देने का प्रोग्राम है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? बहुत सारी स्किल्स है जो हमारे युवाओं में, वो उनको देता है। वो उसके उनके जो विचार है और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। सरकार उसमें उसकी मदद करती है। आज भारत दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया है भारत स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। तो एक आपके सामने एक जो विकसित भारत का एक मानचित्र है, जो एक मैप है आपके सामने, वो एक साफ दिख रहा है, लोगों को विश्वास है। और आज के दिन इस शुभ अवसर पर जो इतनी चीजें हो रही उसको हमें याद करना चाहिए। और देखिए, एक मैं लोगों को सावधान करना चाहूंगा, जो लिप सर्विस या दिखावटी प्रेम करते हैं उनसे बचें। जो आपको बांटना चाहते हैं उनसे बचें। और जो हमारी अम्बेडकर जी के जो सही विचार हैं उनको माने, उनको समझें, बजाय कि झगड़ा करें कि भाई नहीं, हमको कास्ट सेंसस ही चाहिए, हमको बांटना है। देखिए, अम्बेडकर जी बैसाखी नहीं देना चाहते थे, जैसे क्रचिस की बात करी सुषमा यादव ने। अगर आप क्रचिस की बात करते हैं तो उस समाज को आप लंगड़ा मान लेते हैं, ये ध्यान रखिए। वो कभी अपने समाज को उन्होंने लंगड़ा नहीं माना, क्रचिस की बात नहीं करी। उन्होंने बोला कि इनको ऊपर उठाना है, अपने पैरों पे ये खड़े होने चाहिए और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। हमेशा आप बैसाखी देके उनको लंगड़ा ही रखना चाहते हैं, तो आप उनका साथ दीजिए जो दिखावटी प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस फर्क को लोगों को समझना पड़ेगा और लोगों को शायद समझ में भी आ रहा है धीमे धीमे। ये चुनाव का जी वर्ष है। जी। मैं समझता हूं कि लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुषमा जी, यहाँ पर औद्योगिकीकरण की बात चली है, उसके बहुत बड़ी पैरवी रखते थे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसकी वजह यह भी थी कि वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत एक आत्मनिर्भर भारत हो, और इसी दिशा में आज कार्य किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में हम एक बड़े आयातक देश थे, अब हम जो है परिवर्तन करके अब निर्यातक देश भी बनने लगे हैं। तो क्या माना जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो औद्योगिकीकरण का जो विचार था उसी और देश को ले जाया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल ले जाया जा रहा है। और मैं याद कर रही हूँ कि उनकी जो पहली पुस्तक थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ही उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर क्या किया और किस प्रकार से भारत को लूटने का प्रयास किया। हम याद तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक ज्यादा करते रहे हैं, पढ़ते भी वही रहे बरसों बरस, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे पहले उसका डायसेक्शन किया। आज हमें याद करना चाहिए। और उन्होंने ही प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी की बात की कि भारत में रुपए की कीमत कैसे बढ़ाई जाए और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तभी आरबीआई की संकल्पना भी आई और तभी बाद में जिसको हम फाइनेंस की और जिसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंशियल फाइनेंस की बात करते हैं, वह भी निकल कर आई। और ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और मुझे लगता है यह सरकार अब प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से हम अपने रुपए को सशक्त बनाएं, क्योंकि रुपए का सशक्तिकरण राष्ट्र का सशक्तिकरण और यहाँ की अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण है, ये मिले हुए हैं। और इसीलिए यह भी पढ़ लें हम, जो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। मुझे लगता है वह भूलना नहीं चाहिए, वह पुस्तक सबके सम्मुख आनी चाहिए और सबको उसे पढ़ना भी चाहिए। और जब हम इस सबको समझ लेंगे तब उनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात या जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात जो थी, वह यदि किसी संगठन ने, मैं देश रत्न जी के साथ बिल्कुल इस बात को रीइंफोर्स करना चाहती हूँ, यदि किसी संगठन ने मानी और चरितार्थ करने का प्रयास किया है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। क्योंकि संघ की दृष्टि सदैव समरसता की दृष्टि रही है और सबको साथ लेकर चलने की दृष्टि रही है। आप याद करें, वहां सबके
नामों के सामने से उन्होंने सरनेम हटा दिए थे। अभी भी आप वहां सरनेम नहीं पाते हैं। तो वह एक ऐसे समाज जो जाति से ऊपर, जाति विहीन समाज होता है, उसका स्वप्न देखता है, और एक सशक्त भारत तभी बन सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर औद्योगिकरण भी चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर शिल्पों और कलाओं को एक उचित स्थान भी दिलवाना चाहते थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात भी उन्होंने की, ताकि रोजगार सभी को मिल सके, वो किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए आवश्यक है। और वह सब के सब उनकी अर्थव्यवस्था को समझने और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस जो उन्होंने उस समय की, उसी दृष्टि से निकले थे। इसलिए इस दिशा में अब हम चल रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी का और अपनी इस समय की जो शासक समझ है उसका सच में सम्मान करना चाहती हूँ, उसकी प्रशंसा भी करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उस दृष्टि को लेकर के हम आगे चलें, तो हम अवश्य ही उस भारत का निर्माण एक बार फिर से कर पाएंगे, जो भारत हमारी प्राचीन भारतीय संकल्पना या इतिहास गौरव रहा है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे यदि भारत को समझना है तो संस्कृत भाषा के बिना वह पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। और भारतीय शिक्षा नीति जो अब आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें फिर से एक बार भारत के गौरव को, भारत के इतिहास को सही दृष्टि से समझने की बात है। और संस्कृत का भी एक प्रकार से हम फिर से सबको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत उदास हुए थे जब उन्हें संस्कृत पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया था। बाद में उन्होंने पढ़ी अवश्य, और इसीलिए वो उन ग्रंथों को भी पढ़ पाए जहां से उन्होंने फिर हिंदू धर्म की का विश्लेषण भी किया, और उन सब ग्रंथों को जानने का प्रयास किया जहां से विषमता की बात लाई जा रही थी। लेकिन जैसा भी देशरत्न जी ने कहा था, यह गुण कर्म विभागशः है। यह मात्र जन्म से नहीं है, जन्मना जायते जाति नहीं होती, बल्कि जो हमारे गुण हैं, जो हमारे कर्म हैं, और उनके आधार पर जो व्यवसाय हम बेहतर कर सकते हैं, वह हमारी जाति होनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार की सोच भारत में विकसित करेंगे, तो अवश्य ही भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारे लिए इस समय एक डिविडेंड है, इस समय हमारे लिए डिविडेंड बन सकती है, बस वस्तुतः लाभ तभी दे पाएगी जब हम इन सभी युवाओं के गुण कर्म को समझकर उसके अनुसार उन्हें व्यवसाय, उनके अनुसार उन्हें जीवन दे पाएंगे। वह हमारा स्वप्न होना चाहिए और वही हमारा संकल्प होना चाहिए। बाबा सुषमा साहेब जी, अम्बेडकर की आज विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने के लिए बाबा साहब का कोई एक विचार जो आपको लगता है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, या उसको लेकर हमें आज एक संकल्प लेना चाहिए, वो कौन सा विचार होगा संक्षिप्त में? मानव की गरिमा, भ्रातृत्व और बंधुत्व। जैसे ही हम पूरे समाज को इसमें बांट लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, भारत अपने आप विकसित भारत की ओर बढ़ जाएगा। कोई काम अच्छा नहीं, कोई काम बुरा नहीं, सब काम हमारे गुण और कर्म के आधार पर अच्छे हैं, और उसी प्रकार उन्हें फल देना चाहिए। जी देशरत्न जी, आप भी कोई एक संकल्प इस अवसर पर लेना चाहें? देखिए, मैं आज के संदर्भ में बोलूंगा, चुनाव का वर्ष है। उन्होंने हर एक के मतदान के अधिकार की बात करी, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित तभी होंगे कि हम जिन लोगों का मताधिकार है वो भारी संख्या में जाके वोट करें, और सार्थक रूप से वोट करें, अपने भाई बहनों पड़ोसियों को लेके जाके वोट करवाएं, जिससे कि सही सरकार चुन के आए और वो अपनी भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाने में पूरा का पूरा जी जान लगा दे। अगर आप मतदान नहीं करेंगे जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, तो देखिए सही कैंडिडेट्स चुन के सामने नहीं आते हैं। इसलिए भारी संख्या में जाके मतदान करिए और सही सरकारें चुनिए। भारत का जो विकास है उस रास्ते पर भारत को ले जाए हम लोग, और भारत का भविष्य उज्जवल करें। यही जी मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संदेश है, जिसपे मैं चुनावी वर्ष में थोड़ा सा मेरा अपना झुकाव है उस तरफ। देशरत्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव, आपका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद, क्योंकि आपने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलुओं को हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद। और इस विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।